हेलो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सब लोग अटेंडेंस मार्क कर लो। एक्सक्यूज मी सर, मेरा इनरोल नहीं। इनरोल नहीं है तुम्हारा? नो सर। क्या नाम है? नीतीश? यस सर। ओके नीतीश, वेट करो तुम। अच्छा ठीक है, तुमको बाद में कर देंगे। एक मिनट रुको। सबका हो गया अटेंडेंस? यस सर। ओके ओके। नीतीश कुमार। नीतीश लाल है नाम, क्या चीज? यस सर। ओके ओके, नीतीश लाल। नीतीश लाल। तुम्हारा मेल आईडी क्या है? नीतीश कर्ण 2000@gmail.com। यस सर। ओके ओके, ठीक है। देखो करके अब। तीन तीन चार चार लोग और बैटिंग में है, आने तो सबको। हो गया हो गया? सर, थैंक यू। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। यस। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक रंजन एडमिट कर दो। तुम लोगों का वैसे, हाँ अमृत कुछ बोलना चाह रहे हो? नो सर, वही क्यूआर के लिए। ओके ओके, चलो ठीक है, बना लो अटेंडेंस। तो आई थिंक अभी तक तुम लोगों का तीन जो लैब का क्लास है वो करा दिए थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। बेसिकली जो हमारा एग्रीगेट का टेस्टिंग था वो चल रहा था। फर्स्ट था तुम्हारा क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, सेकेंड था तुम्हारा इम्पैक्ट, और थर्ड था तुम्हारा जो हम लोग हार्डनेस टेस्ट निकाले थे वो। तो चलो, कौन बताएगा? रंजन, रंजन कुमार, सुन रहे हो रंजन? यस सर। ओके रंजन, तुम हमको बता दो ये हार्डनेस टेस्ट, तुम हमको बता दो क्या होता है हार्डनेस टेस्ट। बता रखे हैं?
चलो बताओ हार्डनेस टेस्ट। बताए हैं हार्डनेस टेस्ट? तुम क्लास किए थे रंजन? सर एब्रेशन टेस्ट वही ना, अब मतलब एब्रेशन एब्रेशन टेस्ट टेस्ट करते हैं, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट के लिए एब्रेशन टेस्ट करते हैं। जब सब कुछ बता दिए हैं तब हमसे पूछ रहे हो कि सर वही ना और यही ना? सब कुछ बता दिए हैं। कंफ्यूज हो गया हार्डनेस, हार्डनेस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, हार्डनेस टेस्ट में और सारा कौन कौन सा टेस्ट आता है, ये सब कुछ हम बता दिए। बताओ। सर हार्डनेस मतलब एग्रीगेट का हार्डनेस निकालने के लिए एब्रेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें लॉस एंजलिस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लॉस एंजल्स? लॉस एंजलिस ऑपरेटर्स, अच्छा ठीक है। जिसमें एक हॉलो सिलेंडर होता है जो बोथ साइड से क्लोज्ड होता है, जिसका डायमीटर 700 mm होता है और लेंथ 520 mm होता है। जनरली इसमें 5 से 10 kg एग्रीगेट लेते हैं और 6 से 8 स्टील बॉल लेते हैं, हम्म, और दोनों को सिलेंडर में डाल दिया जाता है और सिलेंडर को 30 to 33 RPM पे रोटेट किया जाता है अप टू 1000 रिवोल्यूशन। हम्म, ड्यूरिंग रोटेशन तीन एक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे एब्रेशन, एट्रिशन और इम्पैक्ट। एब्रेशन में होता है कि एग्रीगेट और स्टील बॉल के बीच रबिंग रबिंग होता है, और एट्रिशन में होता है कि म्यूचुअल रबिंग बिटवीन एग्रीगेट्स, और उसी के कारण इम्पैक्ट भी होता है। फिर स्टील बॉल का जो साइज होता है वो 48 mm होता है, उसी के और कारण क्या एक इम्पैक्ट होता है? उसी के कारण क्या इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट तो कुछ अलग चीज होता है। मतलब एब्रेशन और एट्रिशन तो अलग केस हो गए, और इम्पैक्ट में होता है कि जो स्टील बॉल होता है वो एग्रीगेट को क्रश का काम करता है। अच्छा अच्छा, ये करता है। बताओ और। स्टील बॉल्स उसमें जो यूज करते हैं उसका डायमीटर 48 mm होता है, और उसका वेट 445 ग्राम होता है एक का। हम्म, फिर जो फिक्स वैल्यू होता है 445 ग्राम, फिक्स वैल्यू। ये सर, ओके ओके ओके। फिर एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू उसको निकालते हैं W2/W1 से। W1 हम लोग का वो सैम वो वेट होता है जो हम लोगों ने पहले लिया था। उसके बाद W2 जो होता है वो 1.7 mm सीव से पास कराते हैं टेस्ट के बाद एग्रीगेट को, तो जितना वेट होता है उसको W2 बोलते हैं। फिर उस तरह से W2/W1 into 100 करके एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं। और ये सरफेस और बेस कोर्स के सरफेस और बेस सब बेस के लिए अलग होता है। जैसे एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सरफेस के लिए, और 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेस के लिए। फिर उसमें एक और चीज़ था हार्डनेस कोफिशिएंट, उसको निकालते हैं 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। रोहित, इसमें तुम कुछ और मॉडिफाई करना चाहोगे? तुम पिछला क्लास किए थे, ये कहीं कहीं कुछ गलत बोलेगा, बोला है आई थिंक रंजन। रोहित। सर एग्रीगेट का साइज। हाँ हेलो बताओ तो। हाँ सुन रहे हैं। सर, एग्रीगेट का साइज नहीं बताया था। हम्म। और तुम्हारा स्टील बॉल का जो वेट होता है वो भी फिक्स होता है क्या? वो बताया 445 ग्राम का जो हमारा, 450 ग्राम का जो हमारा वेट होता है वो स्टील बॉल का होता है, फिक्स होता है क्या? सर वेट मतलब फिक्स ही होता है, लेकिन नंबर वो ग्रेड पे डिसाइड करता है स्टील बॉल का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। दीपा, यस सर। तुम्हारा जो इसमें स्टील बॉल होता है उसका वेट ओनली 450 ग्राम ही होता है क्या? नहीं सर, 340 to 445 ग्राम तक ले सकते हैं।
390 टू 445 450 ग्राम तक वेरी करते रहता है। चलो ठीक है। दूसरा रंजन बताया कि हम लोग 1000 रोटेशन देते हैं, मतलब 30 to 33 आरपीएम देते हैं, 1000 रोटेशन देते हैं, 1000 नहीं, हम लोग 500 to 1000 रोटेशन देते हैं। ये भी फिक्स होता है तुम्हारे ये ग्रेड के ऊपर कि तुम्हारा एग्रीगेट किस ग्रेड का है। तो बेसिकली अभी तक 3 लैब कराए हैं और एम यही रहता है कि देखो तुम लोग का आई थिंक पिछले वीक में वाइवा था 5th सेमेस्टर का, सब कुछ बता दिए थे। तुम्हारा पूरा का पूरा जो भी क्वालिटी ऑफ वाटर था उसको तो हम जितना हमको टाइम लेना था उससे दुगना टाइम में तुम लोग को बताए थे, लेकिन कोई मतलब बहुत कम ही थे तुम लोगों में जो कि अच्छे से किसी भी चीज़ का आंसर दे पाए। पूछा जाता था कुछ और। सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में क्लास में नहीं भी तो हम हर एक क्लास में बताते थे, और वो भी जब सबसे पूछे कि क्या होता है सस्पेंडेड सॉलिड तो ये भी नहीं पता है। तो तुम लोगों का बस यही है कि बस सर भी अपना जो है आते हैं 2-3 लेक्चर अपना ले लेते हैं, हम लोग भी अपना म्यूट करके या फिर जो भी अपना शांति से रहे तो रहो, कोई बात नहीं है। अभी तक जैसे 3 लैब बता दिए तुम लोगों का खत्म ही हुआ, शांति से सब कुछ बीतते चला जाएगा। अब दिया होगा ना, गेट का एग्जाम दिया होगा इस साल, जो 3rd ईयर में अपीयर हुआ होगा सब दिया होगा, आया होगा किसी को 1 2 -4 5 10 12 15, फिर अब 6 महीना बाद जून हो गया ना, देखो जून मंथ आ गया, 6 मंथ और बचा है, जनवरी में तो होगा, मतलब फरवरी में तो हो ही जाएगा, तो 6 मंथ इधर एक और फिर 7 मंथ, 7 महीना बाद फिर तुम्हारा एग्जाम होगा, उसके बाद तो पास आउट होकर निकल नहीं जाओगे कॉलेज से 2022 में। फिर जो होगा देखते रहना। मजाक लेते हो पढ़ाई को, क्योंकि पिछले बार जो तुम लोग का भाइबा था मतलब बहुत कम ही थे जो कि भाइबा को एज ए भाइबा के रूप में दिए या फिर हर एक क्वेश्चन का सही से जवाब दिए। इनफैक्ट जो भी तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ऐसा नहीं था, एनवायरमेंटल में ही हम सब कुछ पढ़ाए थे, पाइप के बारे में, कौन सा बल्ब कहाँ लगाते हैं, कितने टाइप का बल्ब होता है, कौन कौन सा पाइप होता है, ये भी पूछ रहे हैं, बेसिक था। क्योंकि पाइप में भी हम अगर हमको 4 लेक्चर लेना था तो 8 लेक्चर लिए पाइप का भी, तब पर भी वो भी तुम लोगों को नहीं पता था। तो चलो कोई बात नहीं, देखते जाओ क्या होता है। और कोई एक पेपर का बात नहीं है, हर एक पेपर में वही था। चलो देखो, दिख रहा है सबको एग्रीगेट? दिख रहा है सबको एग्रीगेट? यस सर। चलो ठीक है। देखो बेसिकली आज जो हम लोग टेस्ट करेंगे एग्रीगेट का, तो हम लोग करेंगे सेप टेस्ट। 3 टेस्ट कंप्लीट हो गया था हमारा, क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट और सेप टेस्ट। आई थिंक हार्डनेस, आज सेप टेस्ट देख लेते हैं। बेसिकली देखो सेप टेस्ट क्या है, सबसे पहले एग्रीगेट के बारे में जान लो कि एग्रीगेट क्या है। फर्स्ट क्लास में भी तुम लोग को बताए थे। जो सेप टेस्ट है तुम्हारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इसी टेस्ट के बेसिस पे हमारा जो भी कंक्रीट रहता है उस कंक्रीट के हम लोग स्ट्रेंथ और उसके वर्केबिलिटी को डिफाइन करते हैं। आई थिंक तुम लोग जो RCC 1 पढ़ा, RCC 2 पढ़ा, ये सब पढ़ लिया होगा। इनफैक्ट अभी शायद RCC 2 पढ़ रहे होगे। तो जो भी तुम कंक्रीट पढ़े होगे उसमें 2 चीज तुम कंक्रीट के बारे में जरूर पढ़े होगे, एक कंक्रीट का स्ट्रेंथ, एक कंक्रीट का, और ये सेप टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मतलब किसी और से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, सेप टेस्ट से तुम्हारा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और सेप टेस्ट जो है ये तुम्हारा इनफैक्ट जो तुम्हारा ये BMC है, बिल्डिंग मटेरियल में भी हम लोग को एग्रीगेट करना होता है। बिल्डिंग मटेरियल में हमारा सीमेंट था, हमारा लाइम था, मोटार था, एग्रीगेट था, कंक्रीट था, टिम्बर था। बेसिकली वहाँ पे भी हम लोग को बिल्डिंग मटेरियल में भी एग्रीगेट करना था, क्योंकि इसी एग्रीगेट से तो हम लोग आगे जो है कंक्रीट को बनाते थे। जो भी हमारा कोर्स एग्रीगेट रहता था
उसका, और फाइन एग्रीगेट का हेल्प लेते थे फाइन एग्रीगेट का मोटार बनाने के टाइम में, जो सैंड और इसको सीमेंट को मिक्स करके मोटार बना लेते थे। और कोर्स एग्रीगेट का भी हम लोग कंक्रीट मिक्सिंग में या फिर जो कंक्रीट बनाना होता था उस टाइम हम लोग यूज करते थे। तो बेसिकली जो हमारा कंक्रीट है, ये कंक्रीट, इस कंक्रीट के दो चीज को हम लोग पूरे RCC 1 में तुम लोग देखा होगा कि इस पे जरूर बात हुआ होगा। एक कंक्रीट का स्ट्रेंथ, तुम्हारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ, और दूसरे तुम्हारे कंक्रीट का वर्केबिलिटी। एक तुम्हारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड है तुम्हारा इसका वर्केबिलिटी। अच्छे से आज का क्लास अटेंड कर लो, क्योंकि सेप टेस्ट 2 दिन इसको लेके जाएंगे, पूरा का पूरा 2 डेज इसमें लगाएंगे, मतलब 2 सेशन इसका पूरा लेंगे। आज तुम्हारा राउंडेड और एंगुलर एग्रीगेट को बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा वर्केबिलिटी। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, लेकिन ये लंबा है, इससे प्रॉब्लम भी करा देंगे। तो चलो ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट में 2 प्रॉपर्टी को हमको बेसिकली गवर्न करना होता है, एक उसके स्ट्रेंथ को और एक उसके वर्केबिलिटी को। तो बेसिकली जो हमारा कंक्रीट है वो बनता हमारा एग्रीगेट से है। हमारा जो भी कोर्स एग्रीगेट है उसका हम लोग यूज करते हैं अपने कंक्रीट को बनाने में। और तुम लोग पढ़ा ही होगा कि 1:2:3 ये सारा का सारा रेशियो हम लोग कंक्रीट या तो नॉमिनल मिक्स हो या फिर डिजाइन मिक्स हो, डिफरेंट डिफरेंट मिक्स को हम लोग यूज करके अपने कंक्रीट को बनाते थे, और उस कंक्रीट को बनाने के टाइम अपने एग्रीगेट का यूज करते थे। तो बेसिकली जो भी एग्रीगेट का प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे प्रॉपर्टी हमारे कंक्रीट के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है उनको गवर्न करते हैं। और हमारे कंक्रीट के जो 2 प्रॉपर्टी है, एक कंक्रीट का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और दूसरा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब हमारा कंक्रीट कितना वर्केबल है। वर्केबिलिटी के लिए भी तुम लोग टेस्ट किए होंगे कि हम लोग कैसे कंक्रीट का वर्केबिलिटी चेक करते हैं। तो बेसिकली ये 2 हमारे कंक्रीट का प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग चेक करते हैं। और जो ये 2 प्रॉपर्टी है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे शेप से गवर्न होते हैं। मतलब जो भी हमारा एग्रीगेट का शेप होता है वो हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ को भी, वो हमारे कंक्रीट के वर्केबिलिटी को भी, दोनों के दोनों प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। बेसिकली जो एग्रीगेट है मतलब इसको अगर हम BMC से रिलेट करें, बिल्डिंग मटेरियल से, तो बिल्डिंग मटेरियल में हम कंक्रीट पढ़े थे। इवन कंक्रीट तो हमारा एक सेपरेट चैप्टर भी है या फिर सेपरेट टॉपिक भी है, कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो वहाँ भी हमको जो बनाना था कंक्रीट, वहाँ भी हम एग्रीगेट को यूज किए थे। अब हाईवे में कहाँ यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली एग्रीगेट को यूज हम लोग बिटुमिनस पेवमेंट में भी करते हैं। और दूसरा, जब हमको सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट हम पर क्या आया, पीछे हम लोग देखे ज्योमेट्रिक डिजाइन में देख के आया कि हमारा एक टाइप ऑफ रोड होता है जो कि सीमेंट कंक्रीट रोड भी होता है, जिसको कि हम लोग इसमें कैम्बर इतना रेनफॉल के लिए इतना प्रोवाइड करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोड में हम देखे थे जिसमें कि हमारा एक सीमेंट कंक्रीट रोड भी आया था। तो बेसिकली जो भी हमारा सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा उसमें भी हम एग्रीगेट का यूज करेंगे। तो यहाँ भी हमारे जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बनेंगे तो उस पेवमेंट में भी 2 चीज को हमको विशेष फोकस करना रहता है। एक हमारे उस पेमेंट के स्ट्रेंथ को, और दूसरा उस वो पेमेंट जो है जिसमें जो कंक्रीट यूज किया गया है वो कंक्रीट हमारा वर्केबल है कि नहीं। और ये दोनों का दोनों प्रॉपर्टी हमारे शेप टेस्ट से और हमारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं एग्रीगेट के, उनके द्वारा गवर्न होता है। अब बेसिकली कोई हमको ये बताओ तुम्हें से कि तुम्हारा ये वर्केबिलिटी क्या होता है, कौन बताएगा। धारिणी तुम बताओ वर्केबिलिटी क्या होता है। आई थिंक ये सारा का सारा टाइम तुम लोग पढ़े होगे अभी तक में। डिफाइन वर्केबिलिटी। सर वर्केबिलिटी होता है कि
कंक्रीट कितना मतलब वर्क करने लायक है, मतलब कंक्रीट कितना लिक्विफाई फॉर्म में कितना जल्दी वो अपना स्ट्रेंथ गेन करेगा, उससे पहले हम लोग को यूज करना होता है सर। वर्केबिलिटी उसी को बोलते हैं सर। जितना जल्दी जल्दी हम लोग यूज कर लेंगे उसको वर्केबिलिटी बोलते हैं। मतलब जितना जल्दी जल्दी हम कंक्रीट को यूज कर लेंगे वो हमारा वर्केबिलिटी कहला जाएगा। अगर नहीं यूज कर पाए तो, अगर हम बाद में यूज करें तो, अभी अगर कंक्रीट बना ले, मान के चलो कि तुमको एक साइड पे कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे तुमको एक साइड पे कंस्ट्रक्शन करना है, और तुम्हारा 1 बजे 1:30 में तुम्हारा जो भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, वो जहाँ जितने भी लेबर है काम करते हैं, उनको 1:30 टू 2 बजे तक वो तुम उसको जो है वो टिफिन का छुट्टी दे देता है। अब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा कंक्रीट है यहाँ पे जो बना के रखा था, वो 1:20 में बना के रखा था, लेकिन उसके लंच का टाइम हो गया, घंटी बजा, वो चला गया लंच करने, अभी वे कंक्रीट को कुछ किया नहीं। या फिर यहाँ पे जो भी उसका काम था, तुम बोलोगे सर कंक्रीट से हम काम कर लेते, काम तो किया नहीं, तो क्या आधा घंटा 2 घंटा बाद इससे काम करेगा? ये वर्केबल नहीं होगा। सर उसमें एयर आ जाएगा तो सर वो धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ गेन, मतलब वो अपना शेप गेन करने लगेगा सर, तो वो वर्केबल नहीं रहेगा सर। तुम यहाँ पे 2 चीज बता रहे हो सर, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा सर, वो वर्केबल नहीं रह पाएगा सर, वो अपना शेप चेंज कर लेगा। शेप अलग चीज होता है, शेप भी एक प्रॉपर्टी है, तो वर्केबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ भी देखो अलग प्रॉपर्टी है। तो स्ट्रेंथ को वर्केबिलिटी से मिक्स ना करो, वर्केबिलिटी अलग चीज है, स्ट्रेंथ अलग चीज है। तो वर्केबिलिटी बताओ, कौन बताएगा सही से? सर वर्केबिलिटी, सर कंक्रीट को कितना इजीली हम लोग प्लेस कर सकते हैं उसको वर्केबिलिटी बोलते हैं। मतलब प्लेस कर सकते हैं, मतलब बस प्लेस ही कर... कितनी आसानी से उसको प्लेस कर सकते हैं, मतलब जहाँ कास्टिंग करना है। अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो, फिनिश करना है तो उसको हम लोग वर्केबल नहीं बोलेंगे। अगर कंक्रीटिंग से, कंक्रीट वर्क से हमको कहीं पे फिनिशिंग करना है, तो क्या वो वर्केबिलिटी उसके लिए नहीं होगा? बस प्लेसिंग ही वर्केबिलिटी कहलाता है। मतलब ये कंक्रीट से जो हम लोग मतलब रोड बनाएंगे, उसका वर्केबिलिटी मतलब कितने दिन तक वो, टाइम ड्यूरेशन कितना दिन तक वो चलेगा, अच्छे से वो उसका वर्केबिलिटी हो जाएगा। अच्छा, मतलब कितना दिन वो चलेगा उसका, वो तो उसका ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा, कितना दिन चलेगा। अब 2 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, वो तो उसका ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा। सर एस और होमोजेनिटी जिससे वो मिक्स प्लेस और कॉन्सिलिडेट होता है, और अच्छा फिनिशिंग भी। अच्छा अच्छा सर विदाउट सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग, मतलब का उसका ये मतलब प्लेसिंग। एक, देखो तुम लोग सब कुछ पढ़ लिए हो, एक छोटा सा चीज आया वर्कबिलिटी, उसमें सब कुछ घुसाना स्टार्ट कर दिए, सर ये होता है, सर ये होता है, सर ये होता है। चलो ठीक है, देखना बाद में देखना, वर्केबिलिटी के लिए तुम लोगों के पास है, मेरे पास स्लाइड है, दिखाएंगे। वो स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ कोई बताओ, स्ट्रेंथ क्या होता है? नहीं पता? चलो ठीक है। सर कंक्रीट कितने देर में अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा सर, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलेंगे सर। मतलब कंक्रीट कि सर, कितने देर में, अच्छा ठीक है, मतलब उसका टेस्ट होता है सर 7, 14 और 28 डेज में, तो सर चलो ठीक है, टेस्ट ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलो देखो तुम लोग के लिए एक स्लाइड है, दिख रहा होगा सबको आई थिंक। यहाँ पे सब लोग देखते चलो। ये जो तुम्हारा एग्रीगेट है, इसके बारे में तुम लोग को बता दिए। बोला प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट गवर्न्स द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर कंक्रीट इन व्हिच इट इज यूज्ड। तो इसके बारे में बता दिए कि बेसिकली जो भी तुम्हारा एग्रीगेट है, इसको हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट बनाने में, और कंक्रीट के टाइम हम लोग बनाने के टाइम एग्रीगेट को यूज करते हैं। अब जो भी तुम्हारा एग्रीगेट का प्रॉपर्टी होगा, वो तुम्हारे कंक्रीट के प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा। और बेसिकली ये 2 प्रॉपर्टी पे हम लोग फोकस करते हैं, एक कंक्रीट का स्ट्रेंथ और एक कंक्रीट का वर्केबिलिटी ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर करने का मतलब तुम्हारे यहाँ पे कंक्रीट है, एक जो तुम्हारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, और दूसरा कंक्रीट का वर्केबिलिटी कैसा है। स्ट्रेंथ जो होता है वो बेसिकली किसी भी मटेरियल में
जो उसका एक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है ग्रेजुअल लोडिंग के अगेंस्ट, वो उस मटेरियल का या फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। मतलब किसी भी मटेरियल के पास ग्रेजुअल लोडिंग को रेसिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी होता है वही प्रॉपर्टी उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। अब इसमें बहुत सारा चीज है, तो धीरे धीरे आराम से तुम लोग समझो क्या क्या चीज है। चलो इसको थोड़ा करते हैं छोटा, फिर बताते हैं। देखो चलो देखो, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया वर्केबिलिटी। स्ट्रेंथ जो है इसके बारे में बोला कि इट रिप्रेजेंट द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। अब ग्रेजुअल लोडिंग क्या होता है ये भी तुमको पता है, मतलब किसी भी मटेरियल के पास यहाँ पे तुम्हारा मटेरियल है एग्रीगेट। अब ये जो एग्रीगेट है ये तुम्हारा मिलके बनाया कंक्रीट, तो कंक्रीट यहाँ पे तुम्हारा आया, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कंक्रीट है। अब इसी कंक्रीट के हमको स्ट्रेंथ को चेक करना है कि हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना है। इवन हम सीमेंट के भी स्ट्रेंथ को चेक किए थे, हम ब्रिक के भी स्ट्रेंथ को चेक किए थे, हम सारे के सारे बिल्डिंग मटेरियल के स्ट्रेंथ को चेक किए थे। उसमें से एक बिल्डिंग मटेरियल मेरा कंक्रीट भी था, एक बिल्डिंग मटेरियल मेरा ब्रिक भी था, एक बिल्डिंग मटेरियल मेरा टिम्बर भी था, सब कुछ मेरा एक बिल्डिंग मटेरियल था और सबका हम स्ट्रेंथ चेक किए थे। तो स्ट्रेंथ के लिए बस यही बेसिक डिफिनीशन है कि ग्रेजुअल लोडिंग के रिस्पेक्ट में जो रेसिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है वही उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। अब जो ये तुम्हारा स्ट्रेंथ होता है ये दो चीज पे डिपेंड करता है। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, क्या क्या भूल जाओ, ब्रिक भूल जाओ, टिम्बर भूल जाओ, सीमेंट भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। बेसिकली जो तुम्हारा ये स्ट्रेंथ होता है किसमें, कंक्रीट में, ये दो चीज के कारण इम्पार्ट कराता है। और जो हम अभी एग्रीगेट का एनालिसिस कर रहे हैं कि एग्रीगेट का जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारे कंक्रीट के प्रॉपर्टी को गवर्न कराता है। और दो प्रॉपर्टी हमारा, एक स्ट्रेंथ और एक वर्केबिलिटी। अब ये जो स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी है इसमें हमारे जो भी एग्रीगेट के शेप होते हैं वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यही से हमारा शेप ऑफ एग्रीगेट का कंसेप्ट आता है। और डिफरेंट डिफरेंट शेप के एग्रीगेट हमारे पास होंगे, जैसे कि एक राउंडेड एग्रीगेट होगा, एक एंगुलर एग्रीगेट होगा, एक फ्लेकी एग्रीगेट होगा, एक इलोंगेटेड एग्रीगेट होगा। इवन देखो नीचे तुमको ये एग्रीगेट का तुमको शेप भी तुमको बना के दिखा रखा होगा, नीचे देख लो, ये तुमको शेप बना के यहाँ पे दिखाया है। तो बेसिकली ये जो एग्रीगेट है ये तुम्हारा राउंडेड एग्रीगेट है, ये तुम्हारा राउंडेड एग्रीगेट है, ये तुम्हारा एंगुलर एग्रीगेट है, ये तुम्हारा फ्लेकी एग्रीगेट है, ये तुम्हारा इलोंगेटेड एग्रीगेट है, ये तुम्हारा इलोंगेटेड एग्रीगेट है। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमारे पास एग्रीगेट होते हैं। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमारे पास एग्रीगेट होते हैं ये एग्रीगेट अपने तरफ से स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी हमारे कंक्रीट में इम्पार्ट कराते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी क्या है। उसके बाद जो हमारा बेसिक एस्पेक्ट है कि हम हमारे एग्रीगेट का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो तीन प्रॉपर्टी तो हम देख लिए कि हमारे एग्रीगेट में जो क्रशिंग टेस्ट उसका होता है, हमारे एग्रीगेट का इम्पैक्ट होता है, हमारे एग्रीगेट का हार्डनेस चेक होता है। लेकिन जो शेप और साइज है, दैट मीन्स हमारे एग्रीगेट का जो शेप है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हमारे जो कंक्रीट है उसमें भी हमारे कंक्रीट का दो प्रॉपर्टी गवर्न कराता है, एक स्ट्रेंथ और एक वर्केबिलिटी। ये लाइन हम अभी 5 बार बोल दी, तो इस बात को ध्यान रखना। और ऐसा क्वेश्चन पूछता है इसलिए इस सारा का सारा चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अब जान गए कि स्ट्रेंथ जो होता है वो किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि बताता है कि ग्रेजुअल लोडिंग के रेस्पेक्ट में
वो मटेरियल कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है अपने तरफ से। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ग्रेजुअल लोडिंग के रेस्पेक्ट में, उतना स्ट्रेंथफुल वो मटेरियल होगा। ग्रेजुअल लोडिंग के रेस्पेक्ट में जितना कम रेसिस्टेंस वो मटेरियल ऑफर करेगा, उस मटेरियल का स्ट्रेंथ इतना कम रहेगा। और ये सारा का सारा चीज आई थिंक 100 में तुम पढ़े होगे। ग्रेजुअल लोडिंग अलग चीज है, इम्पैक्ट लोडिंग अलग चीज है। इम्पैक्ट लोडिंग में स्ट्रेंथ ना कहला के हम लोग उसको टफनेस बोलते थे, और वही तो हम लोग चेक किए थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वहां पे भी हमारा स्ट्रेंथ आया था, याद करो। अभी जस्ट आई थिंक फर्स्ट जो तुम्हारा लैब हुआ था वो हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक करके आए थे कि हमारा एग्रीगेट का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना है। हम वहां पे भी स्ट्रेंथ ही चेक किए थे। कौन सा स्ट्रेंथ? क्रशिंग स्ट्रेंथ। और वहां पे भी हम ग्रेजुअल लोडिंग लगाए थे यूटीएम से। तो रिलेट कर सकते हो कि हम वहां पे यूटीएम पे ग्रेजुअल लोडिंग लगाए थे। स्ट्रेंथ के लिए हम ग्रेजुअल लोडिंग को देखते हैं कि हमारा मटेरियल कितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है। अब कंप्लीट फोकस एग्रीगेट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोला, इट डिपेंड अपॉन इंटर पार्टिकल लॉकिंग बिटवीन एग्रीगेट्स एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये दूसरा लाइन क्या बोला कि जो भी स्ट्रेंथ होगा हमारे इस कंक्रीट का, ये दो चीज से गवर्न होगा। यहाँ पे लिख लिया स्ट्रेंथ, ये हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, ये हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ को दो चीज ही गवर्न करता है। क्या गवर्न करेगा? फर्स्ट तुम्हारा जो गवर्न करेगा वो इंटर पार्टिकल लॉकिंग बिटवीन एग्रीगेट, जो फर्स्ट पॉइंट तुमको यहाँ पे दे रखा है। सेकेंड जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसका नाम भी तुम लोग सुने होंगे कि हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ आरसीसी में जो स्टील होगा और जो कंक्रीट होगा उसमें बराबर होता है, इसीलिए हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। ये सारा का सारा जो वर्ड है बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम यूज किए होंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बेसिकली ये दूसरा नाम है किसका? ये दूसरा नाम है तुम्हारे फ्रिक्शन का। बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि तुम फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन को तुम क्या बोल दिए थे? वहां पे विस्कोसिटी बोल दिए थे, वहां पे उसको ड्रैग फोर्स बोल दिए थे। सॉइल मैकेनिक्स में आए तो उसको परमिबिलिटी बोल दिए थे, सीपेज प्रेशर बोल दिए थे। फ्रिक्शन ही है। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम उसको फ्रिक्शन बोल दिए। अपने जो सॉलिड मैकेनिक्स था उसमें हम उसको फ्रिक्शन बोल दिए। ये सारा का सारा एक ही नाम है, लेकिन जैसे मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ हमारा जो फ्रिक्शन था वो अलग अलग रूप में आ गया। कहीं विस्कोसिटी आ गया। याद करो विस्कोसिटी में भी यही होता था कि हमारे फ्लूइड का एक सरफेस दूसरे सरफेस को पास नहीं करने देता था। तो विस्कोसिटी भी तुम्हारे फ्रिक्शन का ही नाम है। ड्रैग फोर्स भी यही था। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो हमारा जो भी स्ट्रेंथ है वो बेसिकली दो चीज पे डिपेंड किया, एक इंटर पार्टिकल लॉकिंग एग्रीगेट के बीच में, और दूसरा हमारे एग्रीगेट के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है। डेट मीन्स हमारे एग्रीगेट के बीच का फ्रिक्शन कैसा है। तो बेसिकली इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल कहने का मतलब कि हमारे पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये दोनों के पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग कैसा है, इस पे भी हमारे मटेरियल का स्ट्रेंथ, और मटेरियल कौन सा है कंक्रीट, वो डिपेंड करेगा। तो जो भी इंटरलॉकिंग है, अगर ऐसा बोला जाए कि किसी भी एग्रीगेट का इंटर पार्टिकल लॉकिंग बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स हम ऐसा बोलेंगे कि उस एग्रीगेट से जो कंक्रीट बनेंगे उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आएगा। दूसरा, अगर ऐसा बोले कि इंटर पार्टिकल लॉकिंग हमारे एग्रीगेट के बीच में कम है, तो उस एग्रीगेट से जो हमारा कंक्रीट बनेगा उसका स्ट्रेंथ कम आएगा। इनफैक्ट इंटर पार्टिकल लॉकिंग के बाद एक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो फ्रिक्शन होता है। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है वो भी दो चीज से गवर्न कराता है, उसके बारे में बोल दिया। हुई चीज फंक्शन ऑफ कांटेक्ट एरिया एंड रफनेस। बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है वो भी तुम्हारे कांटेक्ट एरिया का एक फंक्शन होता है। जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया कहने का मतलब कि जितना ज्यादा हमारा एक एग्रीगेट दूसरे एग्रीगेट के कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। अगर एक एग्रीगेट दूसरे एग्रीगेट के कांटेक्ट में कम रहेगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक राउंडेड एग्रीगेट है, राउंडेड मतलब एक बॉल को दूसरे बॉल के ऊपर रख दो, तो ये तुम यहाँ पे पाओगे कि इसका कांटेक्ट एरिया बहुत यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे हमारा जो कांटेक्ट एरिया है वो बहुत कम हो गया। तो जैसे ही हमारा कांटेक्ट एरिया कम हो गया, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि कांटेक्ट एरिया कम हो गया, डेट मीन्स सर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। डेट मीन्स जो भी हमारा स्ट्रेंथ होगा उस कंक्रीट का वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया कि जो भी हमारा एग्रीगेट राउंडेड शेप का होगा वो हमको कम स्ट्रेंथ निकाल के देगा। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हुआ, सबको पता चला।
क्या बोले इतना देर में? यस सर। समझ में आया? चलो चलो ठीक है, आई थिंक सेशन एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन करना। तो एक बार फिर से सुन लो क्या क्या बोले। जो तुम्हारा एग्रीगेट था, एग्रीगेट का जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारे कंक्रीट के प्रॉपर्टी को कवर करता है। कौन सा प्रॉपर्टी? स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को। स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी भी मटेरियल में उसका अपना स्ट्रेंथ होता है, कोई भी मटेरियल हो। आज के बाद कोई पूछे स्ट्रेंथ क्या होता है तो बताना उसको कि किसी भी हर एक मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होता है, और ये ग्रेजुअल लोडिंग के रिस्पेक्ट में वो मटेरियल जितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है वो उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन कंक्रीट है, तो कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ आता है वो एग्रीगेट के कारण आता है। और ये तुम पढ़ा होगा कि एग्रीगेट जो होता है तुम्हारे कंक्रीट का बैकबोन है, वही रीढ़ का हड्डी है या फिर स्केलेटन है। बिना एग्रीगेट का तुम्हारा कंक्रीट बन ही नहीं सकता है, बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारा मोटार बन जाएगा। फाइन एग्रीगेट सैंड और सीमेंट मिला के वो तो तुम मोटार बनाओगे, तो एग्रीगेट को तुमको लगाना ही पड़ेगा तुमको सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए। तो एग्रीगेट जो होता है वही तुम्हारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी इम्पार्ट करता है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ को कैसे समझे कि स्ट्रेंथ हमारा जो होता है वो इंटर पार्टिकल लॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों मिलके हमारे एग्रीगेट को स्ट्रेंथ देते हैं। एग्रीगेट के बारे में तुम लोग जो बोल रहे थे, एग्रीगेट, ये एग्रीगेट का डिफिनेशन देखो कितना सिंपल है। इट इज द ईज विथ व्हिच वी कैन वर्क में सब कुछ हो सकता है, उसके साथ हम मिक्सिंग करें, उसको हम ट्रांसपोर्टिंग करें, उसको हम प्लेसिंग करें, उसका हम फिनिशिंग करें, किसका? मिक्सचर का। मतलब जो वर्केबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम उसके साथ, किसके साथ? अपने उस मिक्सचर के साथ, कंक्रीट के साथ कितनी आसानी से उसको हम मिक्सिंग कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर लिए, प्लेसिंग कर लिए, फिनिशिंग कर लिए, ये सारा का सारा चीज हमको वर्केबिलिटी कहलाएगा। अगर हमारे कंक्रीट को आसानी से हम प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कंक्रीट वर्केबल है। अगर हम अपने उस कंक्रीट से आसानी से मिक्सिंग कर पा रहे हैं या फिर आसानी से उसको मिक्सिंग कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो कंक्रीट भी हमारा वर्केबल है। अगर कोई कंक्रीट को हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो